स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट और वायरल क्वेश्चन बताएंगे, और भी सभी क्वेश्चन का आंसर के साथ हम आप सभी को लिख करके काफी अच्छे तरीके से बताएंगे कैसे आपको लिखना है। ठीक है, जिससे आपको जो सोशल साइंस है उसमें टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देते। ये सभी चीजें हम आप सभी को बताएंगे, और यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इस बार 101% गारंटी बिल्कुल पक्का आएगा। सभी क्वेश्चन जितना भी यहाँ पे बताएंगे सभी आपके पेपर में एसएसटी के बिल्कुल छपा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम आप सभी को, ठीक है, यहाँ पे हम आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन बताएंगे। यानी आपको लघु उत्तरी क्वेश्चन बताएंगे जो कि वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट में आएगा, और ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यानी 4 नंबर वाले क्वेश्चन, प्लस यहाँ पे हम आपको दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन बताएंगे। ये आप सभी के एग्जाम में 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर के। इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न हम आप सभी को बताएंगे जो कि 1 नंबर का आता है, और ये 20 क्वेश्चन रहता है, 20 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सभी लोग और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में कंटिन्यू आने वाले इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप सभी लोग हमारे चैनल से पूरे क्लास 10 सोशल साइंस की तैयारी कर लेते हो तो आप सभी का इस बार एसएसटी में, ठीक है, आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बताते हैं सभी आपके एग्जाम में हर साल आता है, और 100% गारंटी इस बार भी पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके पेपर में छपे रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आप सभी को यहाँ पे इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन बताएंगे, यानी 4 नंबर वाले क्वेश्चन। उसके बाद हम आप सभी को दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, और लास्ट में हम आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी जब फ्रांस में क्रांति हुआ, ठीक है, फ्रांस की क्रांति आप सभी को पता है कि 5 मई, ठीक है, 1789 ईस्वी को हुआ था। हमने आपको इससे पहले, ठीक है, ये क्वेश्चन बता चुके हैं आंसर के साथ। तो यहाँ पे अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिएगा चैनल पे। तो यहाँ पे जब फ्रांसीसी क्रांति वही हुआ, ठीक है, तो इसके बाद ये सब जो यूरोप होते हैं, यानी जो ये फ्रांस के पड़ोसी देश होते हैं, ठीक है, ये सब जब फ्रांस में क्रांति हुई, ठीक है, तो ये जो इनके पड़ोसी देश होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या है, निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। इसके बाद देखिए फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या था, यानी किस पे प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पे छात्र तथा मध्यम वर्ग सक्रिय हो गए। ठीक है, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो यूरोप के जो छात्र थे और मध्यम वर्ग, ठीक है, मध्यम वर्ग में शिक्षित लोग थे, जैसे टीचर थे, ठीक है, और भी यानी शिक्षित लोग थे। तो यहाँ पे जो छात्र थे, स्टूडेंट थे, और मध्यम वर्ग जो थे वो सक्रिय हो गए, यानी वो अपने कामों को और भी तेजी से करने के लिए उत्तेजित हो गए। ठीक है, ये चीजें हैं। तो अब यहाँ पे हेडिंग डालना। इसके बाद देखिए यूरोप के विभिन्न शहरों में जब फ्रांसीसी क्रांति की खबर पहुंची कि हाँ फ्रांस में क्रांति, ठीक है, होने वाली है या हो गई है, जब शहरों में क्या हुआ, खबर पहुंचा, तो जो छात्र थे यूरोप के तथा जो मध्यम वर्ग, तो जो स्टूडेंट थे और शिक्षित वर्ग के लोग थे, यानी मध्यम वर्ग के लोग थे, और उनके साथ साथ और भी अन्य सदस्य थे, ये लोग क्या करने लगे, मिलकर के जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। ठीक है, जब ये फ्रांसीसी क्रांति को सुने तो। इसके बाद दूसरा हेडिंग क्या है, अन्य देश फ्रांसीसी विचारों से प्रभावित हुए। जब फ्रांस में क्रांति हुआ तो उसके जो भी पड़ोसी देश हैं, अन्य देश है, वो उनके विचारों से काफी ज्यादा प्रभावित हुए। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच का मतलब कि जो फ्रांस के सेना थे, ठीक है, फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया। यानी अन्य देश जो थे जब वो फ्रांस में क्रांति की खबर सुने तो वो इस तरह से गतिविधियां करने लगे। ठीक है, यानी फ्रेंच के सेनाओं के लिए वो रास्ता तैयार करने लगे, और जो 1790 ईस्वी के दशक में हाईलैंड, ठीक है, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी, एक सेना तैयार किए। ठीक है, जब क्या हुआ, दूसरों यानी पड़ोसी, जब फ्रांस में क्रांति हुआ तो उसके जो अन्य अगल बगल के देश थे वो सेनाओं को तैयार करने लगे, सैनिकों को तैयार करने लगे युद्ध के लिए। ठीक है, और ये तैयार करके ये क्या किए, 1790 ईस्वी में ये हाईलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड के इटली
और भी बड़े बड़े इलाकों में क्या करने लगे, अपनी सेनाओं को भेजने लगे युद्ध करने के लिए, ठीक है, क्रांति लाने के लिए देश में ये भेजने लगे। यानी घुसी क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं जो थी वो राष्ट्र के विचारों को विदेशों में ले जाने लगे, ठीक है। यानी जो यहाँ पे फ्रांसीसी सेनाएं थी, वो जो फ्रांस में क्रांति हुआ था, वो राष्ट्रवाद के विचारों को, जो राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था, ठीक है, तो जो राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था, जो राष्ट्रवाद के विचार थे, उसको क्या करने लगे, विदेशों में लेकर जाने लगे। यानी विदेशों में जाकर के ये सभी घटनाओं को बताने लगे, विचारों को बताने लगे। तो इस तरह से आप सभी को लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी के एग्जाम में पिछले साल भी आया था और इसके पिछले साल भी आया था, और इस बार भी गारंटी 100% पक्का आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण आपको लिखना है, ठीक है, और ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑटो वन बिस्मार्क है, सबसे पहले कि इसको जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था ना, उसमें इन्होंने काफी हार्ड वर्क किया था, और इन्होंने यानी जर्मनी की एकीकरण कराने में ये इनकी काफी ज्यादा हेल्प थी, ठीक है। और ये क्या थे, यानी ये रक्त और लोह की नीति, यानी सैन्य शक्तियों को ये तैयार किए, उन्हें रक्त और लोह की नीति सिखाएं, ठीक है, उन रक्त और लोह की नीति पर चलना सिखाएं, ठीक है। चलकर ये क्या किए, जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। तो इस तरह से हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या है, यानी ऑटो वन बिस्मार्क ने कूटनीति के द्वारा ऑस्ट्रिया को वैश्विक पटल पर एकाकी करके प्रशा की शक्ति को मजबूत भी किया था, ठीक है। इसलिए ये ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का मुख्य जनक कहा जाता है। ये 2 कारण है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करके आप लोग इसको तैयार कीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले देखिए आप लोग, ठीक है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप लोग अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। कम से कम आप लोग इस वीडियो पे 1000 लाइक जरूर दीजिए। हमने इस वीडियो को काफी मेहनत से बनाया हुआ है और काफी, ठीक है, टाइम लगा हमें इन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ढूंढने में, ठीक है। कई प्रीवियस ईयर्स पेपर से हमने इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ढूंढा है जो आपके एग्जाम में हर साल आता है, ठीक है, और काफी एक्सपीरियंस है क्योंकि हर साल बोर्ड के पेपर, ठीक है, हम सभी टीचर बनाते हैं, तो इसलिए हमें काफी एक्सपीरियंस है। हम आपको वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके पेपर में हर साल बोर्ड के पेपर में आता है, ठीक है। तो आप लोग कम से कम 1000 लाइक जरूर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए जिससे सबका हेल्प हो सके। तो यहाँ पे देखिए क्या है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ये भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं जो है वो इस प्रकार है। क्या क्या है? पहला है यहाँ पे क्या है कि उर्वरकों और रासायनिक खादों का प्रयोग न करने के कारण भूमि की उत्पादकता कम तथा फसल उत्पादन भी कम होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ भारतीय कृषि यानी भारतीय किसानों के लिए लागू होता है। और देखिए भारत जो ये अपना कृषि प्रधान देश है, यानी कि यहाँ पे जो मजदूर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो ज्यादा लोग होते हैं। और यहाँ के भारत के ज्यादातर जनता जो है कई, ठीक है, कई राज्यों के, कई जिलों के, वो कृषि पर ही आधारित हैं, किसानी करते हैं, ठीक है। और क्या है कि जो भारत के किसान है वो काफी गरीब किसान है और वो खेती किसानी करते हैं सिर्फ अपने घर की खर्चा चलाने के लिए, ठीक है, अपने परिवार की पोषण के लिए। अब देखिए भारतीय किसानों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने खेतों में, अपने फसलों में अच्छे से अच्छे उर्वरकों का यूज करें, यानी कि डाई, यूरिया, जो फसल के जो पौधे होते हैं उसको मोटे करते हैं, ठीक है, लंबे करते हैं, जल्दी से उसको ग्रो करते हैं। ये सब उर्वरक जो होते हैं, उर्वरक उसका काम होता है, ठीक है। तो ये सब चीजों का ज्यादातर यूज जो भारतीय कृषि किसान है वो नहीं करते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है, और न ही किसी रासायनिक खादों का ज्यादातर वो यूज करते हैं, ठीक है। वो तो जैसे क्या है, वो
कुछ जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में जो लकड़ी के चूल्हे में जो राख होता है ना, जो चूल्हे का, उसको अपने खेतों में डालते हैं। इससे क्या होता है कि कुछ उनके खेतों की उर्वरकता बढ़ती है, ठीक है। और जो गाय के भैंस के गोबर होते हैं उसको किसान अपने खेतों में डालते हैं, ठीक है। गांव में अभी भी ऐसी क्रियाएं चल रही हैं। किसान जो है वो उर्वरक, खाद, यूरिया ये सब का यूज किसान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ गाय और भैंस के गोबरों से ही फसलों को अच्छे से उगा दे रहे हैं, क्योंकि उसमें, ठीक है, उसमें जो है उर्वरक पाए जाते हैं उनके गोबर में। तो इस तरह से क्या होता है, यानी कि ज्यादातर जो भारत के किसान हैं वो इन सब चीजों को खरीदने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, मात्र यही सब जो गांव के लोग करते हैं, गोबर, राख ये सब खेतों में डालते हैं, ज्यादा उर्वरक का यूज नहीं करते। इसलिए जो भारतीय किसान की जो फल होते हैं, यानी जो फसल होती है, ठीक है, उसका जो उत्पादकता होता है वो कम होता है और फसल उत्पादन भी कम होता है। इसीलिए और वो ज्यादा, और भी देश है जो विकसित देश है वो क्या करते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, ये सब, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये सब ज्यादातर रासायनिक खाद का यूज करते हैं, उर्वरकों का यूज करते हैं, कीटनाशकों का यूज करते हैं, कई प्रकार के फसलों को विटामिन देते हैं, जिससे उनके फसल जो है काफी अच्छे तरीके से होते हैं और कम बीज में ज्यादा उन्नति उनकी होती है, यानी ज्यादा पैदावार होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे जो है भारतीय किसान के पास इतने पैसे नहीं है, वो सिर्फ अपनी जीविका को पार्जन करने के लिए खेती करते हैं, इसलिए उनको सिर्फ उतने ही पैसे मिल जाते हैं खेतों से कि वो अच्छे से अपने, ठीक है, अपनी पोषण कर सके, अपने परिवार की देखभाल कर सके। दूसरा क्या है, भारतीय कृषि प्रायः मानसूनी वर्षा पर निर्भर करते हैं, ठीक है। और मृदा की प्रकृति किस तरीके से है, यानी कहाँ पे अच्छे गुणवत्ता वाली मृदा है, मिट्टियां हैं, और कहाँ पे कम गुणवत्ता वाली मिट्टियां हैं, और अन्य पर्यावरणीय तत्वों पर निर्भर करती है। अब देखिए क्या है कि भारत के किसान गरीब है, सभी के पास जो वो सबमर्सिबल होते हैं ये सब नहीं है, ठीक है। इसलिए जो किसान होते हैं वो भगवान पे निर्भर करते हैं कि हाँ भगवान, जैसे वो कोई भी गेहूं या फसल, कोई भी धान वगैरह बो दिए, ठीक है, अगर उनके जो धान है पानी भगवान नहीं बरसे, बारिश नहीं हुआ तो उनके धान सूख रहे हैं, तो उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि वो गरीब है किसान, तो उनके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि वो अपने धानों के खेतों में पानी भर सके और उनकी फसल बिना भगवान के बारिश हुए ही अच्छे से उसका पैदावार हो सके, ठीक है। ऐसे उनके पास कोई साधन नहीं है, सभी किसानों के पास ऐसी साधन नहीं है, इसलिए वो भगवान के वर्षा पे, पानी पे निर्भर करते हैं। वो भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान अच्छे से बारिश दीजिए, ठीक है, पौधे सूख रहे हैं। तो इस तरह से वो क्या है कि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करते हैं और मृदा की प्रकृति और उर्वरता पर निर्भर करते हैं और भी पर्यावरणीय तत्वों पर निर्भर होता है। नेक्स्ट तीसरा, भारत के लोगों का जीवन स्तर निम्न होने के कारण ये लोग आधुनिक कृषि लोग धन कमाने के लिए कृषि नहीं करते हैं, ठीक है, किसान लोग, वो बल्कि अपने और अपने परिवार की उदर पूर्ति के लिए कृषि करते हैं। हमने आप सभी को बताया कि भारत के किसान गरीब होते हैं, ठीक है, और वो जो है वो धन कमाने के लिए कृषि नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने और अपने परिवार की जो भी पूर्ति है, ठीक है, उदर पूर्ति, उसको पूरा करने के लिए खेती करते हैं। इसलिए वो ज्यादा, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अच्छे से अच्छे उर्वरक का यूज करे, रासायनिक खाद का यूज करे या किसी अच्छे कीटनाशकों का यूज करे, ठीक है, इस तरह से। तो आपको ऐसे ही पूरा लिखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं क्या है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी की जो प्रमुख विशेषताएं वो निम्न है कि सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो जलोढ़ मिट्टी, इसका निर्माण कैसे हो रहा है, जिसके कारण ये काफी अच्छा है, काफी उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। तो देखिए जलोढ़ मृदा जो है मिट्टी है, उसका निर्माण नदियों के द्वारा, जो अवसादों, यानी जो नदी होती है वो अपने साथ कई जगह की मिट्टी लाती है, कई जगह से उनके जो जल होते, पानी होते नदी में, उसमें कई प्रकार की गुणवत्ता वाले सभी खेतों की गुणवत्ता उसमें भिना रहता है, यानी उसमें उनके मिट्टियाँ, ठीक है, सभी खेतों के कड़, मिट्टियाँ, ये सब क्या होते हैं वो अपने साथ नदी लाती है
और जहाँ पर ये रुकती है नदी, ठीक है, जहाँ पे ये रुकती है उस जगह इन सभी मिट्टियों को अपने साथ जितने भी अवसादे लाते हैं उनको बिखेर देती है। तो वो मिट्टी काफ़ी उपजाऊ हो जाता है और वो है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इस तरह से वो उसका निर्माण यानी जलोढ़ मिट्टी का वहाँ पे हो जाता है। तो ये जलोढ़ मिट्टी, अब जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो देखिए, यह मृदा पीले तथा भूरे रंग की होती है, यानी ये मिट्टियाँ जो है इसकी कलर पीले और भूरे रंग की होती है। इस मृदा में जल देरी तक ठहरता है, इसलिए देखिए काफ़ी उपजाऊ, यानी क्या है कि अगर बारिश हो गए तो इसमें जो जल पड़ जाएगा, ठीक है, तो ये काफ़ी अधिक दिन तक ये गीली रहती है, ठीक है, सूखती नहीं है जल्दी। तो यही इसका गुण है। और जलोढ़ मृदाएं यानी मिट्टियों पर गहन खेती की जा सकती है, यानी काफ़ी घन खेती की जा सकती है। इस मृदा में पोटास की अधिक मात्रा पाई जाती है। इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि उत्पादकता में वृद्धि के 3 सुझाव दीजिए, यानी किस तरह से भारत में जो कृषि है यानी जो किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं उसमें किस तरह से उत्पादकता यानी फसलों को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से आप लोग समझिए। कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रमुख उपाय निम्न है, ठीक है। सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि एवं विस्तार, ठीक है। उन्नत बीजों एवं उर्वरक की व्यवस्था, यानी अच्छी किस्म के बीजे, यानी जो किसान है जैसे 10 बीज बोए, ठीक है, तो क्या होता है कि भारत के किसान जो है उनके 10 बीज वो क्या करते हैं कि कम पैसों वाले बीज खरीदते हैं। तो वो 10 बीज बोएंगे तो सिर्फ उसमें से 5 बीज ही उनकी जो है पौधा बनेगा। तो उनके लिए उन्हें उन्नत बीजों का यूज करना है, यानी वो 10 बीज बोए तो पूरे बीजों का पौधा बने, ऐसे बीजों का यूज करेंगे तब भारतीय किसान की उत्पादकता बढ़ेगी, ठीक है, ज्यादा उनको फसल पैदा होगा। तो यही सब खास सुविधाओं का विस्तार, ठीक है। और यहाँ पे भूमि संरक्षण होना चाहिए और कृषि शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, यानी किसानों को कृषि से रिलेटेड शिक्षा भी देना चाहिए कि हाँ जो पौधे हैं जो फसल है उनको, ठीक है, पोटास की जरूरत है, जिंक की जरूरत है, इस तरह से उनको शिक्षा भी देना चाहिए। ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिन संसाधनों का उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है उन्हें ऊर्जा संसाधन कहा जाता है, ठीक है। ऊर्जा संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, तो ऊर्जा के अगर परंपरागत स्रोत, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। तो परंपरागत स्रोत ऊर्जा का क्या है? लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस हैं, ठीक है। और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, भूतापीय ऊर्जा है, इस सब है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबी की किसी एक फसल का नाम बताइए। तो गेहूं एक रबी का फसल है। इसकी बुआई जो है वो शीत ऋतु में होती है, यानी ठंडी के महीनों में होती है हल्का हल्का, और इसकी कटाई जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, यानी गर्मियों में जो गेहूं पकता है तो उसकी कटाई होती है। तो इस तरह से आप लोग इसको तैयार देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर वाले, ये सब क्वेश्चन है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के किन्हीं 3 महत्वों को बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब कि जो सरकार के द्वारा, ठीक है, जो राशन मिलते हैं, सभी जगह राशन मिलते हैं और वो जो राशन होते हैं वो काफी आपको सस्ते में मिल जाते हैं। जैसे कोई भी गेहूं, चावल जो है, चावल वो मार्केट में अगर आप लोग पता करोगे तो मार्केट की दुकान पे जो है शॉप पे वो 24 रुपये 23 रुपये किलो रहेंगे, और लेकिन वो जब सरकार आपको राशन के रूप में देती है तो वो आपको सिर्फ वो चावलों का रेट वो 3 से 4 रुपए में देती है, यानी 3 रुपए में 1 किलो देती है, ठीक है। तो यानी वो आपको कम मूल्य में जो है राशन को दे रही है। तो यही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब कि सभी लोगों के लिए उपलब्ध है, जो उसको लेना चाहता है, ठीक है, वो ले सकता है। तो इस तरह से यही क्वेश्चन है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो है आवश्यक वस्तुओं को न्यूनतम मूल्य, हमने आपको बताया कि काफी कम मूल्य में, यानी 24 रुपए किलो मार्केट में मिलेगा और सरकार आपको सिर्फ 3 रुपए में दे रही है, ठीक है। तो ये क्या है? बहुत ही कम मूल्य है, कम पैसों में लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। सरकार के द्वारा नियंत्रण मूल्य तथा मात्रा में आपूर्ति करना ही राशनिंग कहलाता है, इसको राशनिंग कहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 3 महत्व क्या है? देखिए, जो भी राशन लेता है यानी वो एक प्रकार से गरीब ही रहता है, ठीक है। गरीब लोग ही ज्यादातर राशन लेने के उत्सुक रहते हैं। तो यहाँ पे गरीब परिवार को उचित मूल्य पर खाद्य एवं उपयोग की वस्तु उपलब्ध कराना, और साधारण परिवार जो है
परिवार को महंगाई से बचाना, देश के अंदर समाजवादी व लोकतांत्रिक प्रणाली को स्थापित करना, ये सब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 3 महत्व है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम आप सभी को यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बता दें जो काफी वायरल क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? ठीक है, जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से कि इंग्लैंड से? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले फ्रांस से हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे तीसरा राइट है। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था कि मोतीलाल नेहरू ने कि लोकमान्य तिलक ने कि महात्मा गांधी ने? तो ऑप्शन चौथा राइट है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने 3 और आंदोलन का भी नेतृत्व किया है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन तीसरा, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है तो कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी जो है ये काफी उपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है तो मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे काफी ज्यादा वन पाए जाते हैं, यानी वृक्ष पेड़ पौधे पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल में जो है काफी ज्यादा जूट की उत्पादक होती है और गुजरात में भी होती है। तो इस तरीके से क्या है यहाँ पे पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है यहाँ पे 6वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है? तो सबसे ज्यादा जो गेहूं की खेती होती है वो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा राइट है। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति संबंधित है तो श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? श्वेत का मतलब सफेद और क्रांति, यानी कि सफेदी में कौन प्रोडक्ट ऐसा है जो क्रांति लाया है, जिसका उत्पादक ज्यादातर हो रहा है, जिसकी डिमांड भी ज्यादा हो रही है, वो है दुग्ध उत्पादन। ठीक है, दुग्ध उत्पादन जो है वो काफी अपने क्षेत्रों में यानी श्वेत की क्रांति लाई हुई है। नेक्स्ट है, चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है तो देखिए पर्वतीय मिट्टी, क्योंकि जो चाय की खेती होती है ना, इसके लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है और ये जो चाय की खेती होती है ढालों पर होती है, इसलिए के लिए जो पर्वतीय मिट्टी होती है यानी पर्वत वाले मिट्टी होते हैं ये काफी उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादक करने वाला राज्य है तो वो केरल है। केरल में सबसे अधिक जो है रबर की खेती होती है। ठीक है, तो आप सभी लोग देखिए इस 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे हमने आपको बताया, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए। इससे पहले हमने ठीक है 50 और 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके। हर एक सब्जेक्ट की क्लास 10 की हमारे चैनल पे तैयारी होती है। अगर आप लोग हमारे चैनल से क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप लोग 100% गारंटी की एग्जाम में आप लोग टॉपर बनोगे। ठीक है, क्योंकि हर साल हमारे चैनल से पढ़ने वाले स्टूडेंट न कि सिर्फ जिला टॉपर बनते बल्कि प्रदेश टॉपर भी बनते। तो आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली इंपॉर्टेंट सभी सब्जेक्ट की वीडियो आ रही, आप लोग डेली सभी वीडियो को देखिए। इससे पहले हम सभी सब्जेक्ट के ठीक है वायरल मॉडल पेपर भी बना चुके हैं और इस वीडियो के लास्ट में आप सभी को ठीक है वायरल मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट दिख जाएगी, आप लोग उस पर भी क्लिक करके सभी पेपर को देख लीजिएगा। और अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और इसको आज ही आप लोग तैयार कर लीजिएगा लिख करके, ये नहीं कि कल के लिए छोड़ दें। ठीक है, आप लोग इसको तैयार कीजिए, लिखिए और रिवीजन कीजिए। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पक्का आएंगे। और आप लोग को जिस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए या कोई भी क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइए, हम आप सभी को तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और हमारे चैनल पे सभी विषय में पास होने की भी ट्रिक है। अगर आप लोग कमजोर स्टूडेंट हो, आपकी तैयारी नहीं हुई, आप लोग एग्जाम में पास होना चाहते हो तो हमारे चैनल से पास होने की ट्रिक भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आपको जो भी वीडियो चाहिए आप लोग यूट्यूब पर उस टॉपिक का नाम और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय लेकर सर्च कीजिए, वहाँ पे टॉपिक आ जाएगा और आप लोग देख सकते हो। जैसे मैथ में पास होने की ट्रिक अपना विद्यालय, तो वहाँ पे हमारा आ जाएगा वीडियो, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो इस तरह से आप लोग वीडियो देख सकते हो। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।